अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, 27 दिसंबर 2007 की वो खूं आशाम शाम थी जब रावलपिंडी के एक इंतखाबी जलसे से वापस आते हुए पीपल्स पार्टी की इस सरबराह और 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को कमाल इत्मीनान से बहुत करीब से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कातिलों को आज तक सज़ा नहीं मिल सकी। मिलती भी कैसे, इसलिए कि कातिल तो आज तक पकड़े ही नहीं जा सके। खिलती हुई रंगत, छरेरा बदन, दराज कद और चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट, ये थी जवां साल बेनज़ीर भुट्टो जब पहली मर्तबा मैंने उन्हें इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में देखा, उस वक्त जबकि वहाँ उन्होंने एक महफ़िल मीलाद मुनक़िद करवाई थी और मैं भी उस महफ़िल मीलाद में मदऊ थी। भुट्टो की सियासी वारिस जिसने उस वक्त कामयाबी से पार्टी की कमान संभाली जब वो बहुत कम उम्र और अमली सियासत का बिल्कुल कोई तजुर्बा भी नहीं रखती थी, जबकि उनके सामने ज़ियाउल हक जैसे आमिर थे। मगर बेनज़ीर भुट्टो की हिम्मत ऐसी कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा नहीं कर सके और बिल आखिर उन्हें बेनज़ीर भुट्टो को वतन वापस आने की इजाज़त देनी पड़ी। मुझे याद है कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो जब अपनी जिलावतनी ख़त्म करने के बाद लाहौर के हवाई अड्डे पर उतरी तो एक जम गफ़ीर था जो उनकी एक झलक देखने के लिए और उनका खैर मक़दम करने के लिए बेताब था। मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के मुताबिक उस हुजूम की तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है, लेकिन सभी अखबारात के मुताबिक कम से कम 2 लाख अफराद वहाँ पर ज़रूर मौजूद थे और उस हुजूम में से अक्सर ऐसे नारे भी सुनाई देते थे कि भुट्टो हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और फिर लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो का ऐसा इस्तकबाल क्यों ना होता। यही तो वो शहर था जहाँ पर पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी थी, और फिर यही वो शहर था जहाँ पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ते दार की जानिब सफ़र शुरू हुआ था। लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो का जो शानदार इस्तकबाल हुआ, दुनिया भर के मीडिया में उसकी सुर्खियां बनी और बहुत ही जो है नशरियाती इदारे उन्होंने नुमाया तौर पर उसे नशर भी किया और टेलीकास्ट भी किया और बड़े अखबारात की शय सुर्खियां भी बनी। पाकिस्तान के उस वक्त के रेडियो के डायरेक्टर न्यूज़ सफदर अहद, जो बहुत ही प्रोफेशनल एहलकार थे, उन्होंने उस वक्त के सेक्रेटरी इत्तलात जो ज़ाहिर है कि एक जनरल साहब थे, उन्हें बहुत आमादा करने की कोशिश की कि देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त आलमी मीडिया में ये पहली सुर्खी के तौर पर चल रही है और अगर पाकिस्तान के इस मीडिया में यानी रेडियो पाकिस्तान में ये ख़बर ना नशर की गई, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक तरह से बाहर मुल्कों में भी सुना जाता था, तो ये यहाँ पर अगर इस ख़बर का मुकम्मल यानी टोटल जो है वो ब्लैकआउट किया गया, ख़बर नशर ना की गई, तो इससे बहुत बुरा यहाँ के मीडिया का तासुर बनेगा और ये अच्छा नहीं है। लेकिन कोशिश के बावजूद रेडियो पर ये खबर नशर करने की इजाज़त नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि रेडियो पाकिस्तान के ख़बरों के बुलेटिन्स बहुत दूर दराज के इलाकों तक सुने जाते थे। अलबत्ता पाकिस्तान टेलीविज़न के रात 9 बजे के ख़बरनामे में ये बहुत छोटी सी आखिर में ख़बर नशर हुई और उसके साथ एक बहुत ही मुख्तसर सी फुटेज भी चली, जो फुटेज वहाँ से बनाई गई थी जहाँ पर बहुत ही लोग कम होंगे किसी जगह पर, वहाँ की वो फुटेज बनाई गई थी। लिहाजा ख़बर के साथ ये नशर किया गया कि बेनज़ीर भुट्टो आज लाहौर वापस पहुँची तो चंद सौ अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। ये थी उस वक्त पाकिस्तान के सरकारी मीडिया की सूरत हाल। बकौल हबीब जालिब के, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। बहरहाल वो निहत्ती लड़की फिर मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन वो वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहती थी। क्यों? उनसे ही सुनिए।
کیا آپ سیاست میں صرف اس لیے آئیں کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا؟ میرا خیال تھا کہ میں وزارت خارجہ میں ملک کی خدمت کروں، یا میں ایک ایسے سیاسی اخبار نکالوں جس سے عوامی مسئلوں کو سامنے پیش کیا جائے تاکہ پھر سیاستدان اس کے اوپر عمل کریں۔ مگر جب میرے ملک کے اندر مارشل لاء لگا تو مارشل لاء کی وجہ سے میں سیاست میں آئی۔ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی کو سمجھوتوں کی زنجیر میں لپٹا ہوا دھوپ اور چھاؤں کا ایسا سفر کہا جائے جس میں چھاؤں کے لمحات بہت کم آئے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو قتل نہ ہوتی تو کیا پاکستان کے سیاسی حالات یہی ہوتے جو آج کل نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مختلف ہوتے اور قدرے بہتر بھی ہوتے۔ زندہ بے نظیر کو سنبھالنا مشکل ہوتا، اسی لیے انہیں بھی ان کے والد کی طرح سیاسی بساط سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا۔ اجازت دیجیے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔